क्लास 12 हम आपके चैप्टर नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ चुके थे पेज नंबर 8 के फर्स्ट पैराग्राफ तक। अब हम उसके आगे देखेंगे। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड। यानी क्या आप जानते हैं कि आलू जो होता है, गन्ना होता है, बनाना होता है जैसे, और डालिया एक फूल का नाम होता है, और या जिंजर वगैरह जो होते हैं उनको कैसे उगाया जाता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स कॉल आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। क्या आपने छोटे छोटे प्लांट्स देखे हैं? मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक पोटैटो यानी आलू का एग्जाम्पल दिया था जिसमें से छोटी छोटी आइज़ निकल रही थी। आप लोगों ने भी घर पे देखा होगा। फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plant listed above, you will notice that they are invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. यानी जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ये नोड्स में से निकल रहे हैं छोटे छोटे invariably. When the nodes come in contact with damp soil or water, जब ये नोड्स जो रहते हैं वो किसी डैम सॉइल यानी गीली मिट्टी के या पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रूट्स बनाते हैं, यानी इसमें से रूट्स जड़ें निकलने लग जाती हैं। एंड न्यू प्लांट्स, और जड़ों के बाद बना देते हैं न्यू प्लांट्स। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव ऑफ ब्रायोफाइलम। अब पीछे एक हमने एग्जाम्पल देखा था ब्रायोफाइलम की लीफ का, ये देख सकते हैं आप। तो ये साइड वाली जगह को नॉचेस बोल रहे हैं, तो इसमें से ये ऐसे प्लांट नया निकल रहा है, दिख रहा है हमको। तो दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। यानी ये जो एबिलिटी है इसको जो गार्डनर्स और फार्मर्स होते हैं पूरे तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं जिससे वो कमर्शियली इन प्लांट्स को उगा पाएँ और बेच पाएँ। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. यानी कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा कि algae हो गए, फंगी हो गए, या रिलेटिवली सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट जैसे ही कंडीशंस थोड़ी टफ़ होती हैं, एडवर्स कंडीशन यानी मान लो किसी को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक से सनलाइट नहीं मिल पा रही है, जो एडवर्स कंडीशन होती है जिनमें प्लांट को रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ये अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल कर देते हैं। Find out how sexual reproduction enable these organisms to survive during unfavorable condition and why is sexual reproduction favored under such condition। बताना है ये चीज़ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनिज्म को ऐसे सर्वाइव करने देता है और ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो पाता है। Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants। ये जो asexual होते हैं as well as sexual दोनों ही higher plants शो कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है ज़्यादातर एनिमल्स में। यानी ज़्यादातर हम देखें तो जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल मोड करते हैं। ये जो क्वेश्चन बीच में दिया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कि क्या है। आगे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली। अब हम देखते हैं सेक्सुअल कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें किस किस का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल दो टाइप की गैमीट्स बनते हैं, या तो सेम इंडिविजुअल से या डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स यानी दो लोग, और ऑपोजिट सेक्स यानी एक मेल और एक फीमेल। These gametes fuse to form the zygote which develops to form new organism। अब जब ये gametes fuse होते हैं तो इनसे बनता है zygote जिससे आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये अंडरलाइन आपको याद करना है कि ये किस टाइप का प्रोसेस होता है, इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसकी डेफिनेशन की मस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये इलेबोरेट होता है यानी बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है यानी डिफ़िकल्ट होता है, और स्लो होता है यानी इसमें टाइम लगता है। आप खुद सोचिए कि हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद 9 मंथ्स जो मदर है वो कैरी करती है, उसके बाद डिलीवरी होती है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि हमने जब अमीबा का ये देखा था हमने यहाँ साइड में, तो ये कितना इजी था, ये देखा था हमने, तुरंत इनमें डिवीज़न हो जाता है। तो देखें तो ये जो प्रोसेस होता है ये इलेबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमॉन्ग देमसेल्फ। अब क्योंकि इसमें दो अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो जो ऑफस्प्रिंग बनाएगा वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। यानी कि हम हमारा एग्जांपल लें तो हमारे पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ पेरेंट्स में से दोनों में से आती है। कुछ हम मम्मी के जैसे दिखते हैं, कुछ हम फादर के जैसे दिखते हैं, तो हमारे अंदर दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, हम आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जबकि हमने इसमें देखा था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं ये एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होते हैं, जो पेरेंट रहता है उससे भी आइडेंटिकल होते हैं, हमारे में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। A study of diverse organism, plant, animal or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, they share a similar pattern. तो हमने देखा है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगी हैं, ये बहुत अलग अलग है। मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से कैसा दिखता है सामने वाला वो अलग रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग रहता है, फिजियोलॉजी अलग है। लेकिन जैसे ही बात सेक्शुअल मोड की आती है, इन सब में एक सिमिलर पैटर्न हो जाता है। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कौन से फीचर इनमें सबसे कॉमन होते हैं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कब स्टार्ट कर सकते हैं? जब एक ऑर्गेनिज्म एक सर्टन स्टेज पे आ जाता है, जब वो ग्रोथ कर लेता है और मेच्योरिटी उसमें आ जाती है। तो एक सर्टन स्टेज होती है उनकी लाइफ में जब वो ये सब प्रोसेसेस स्टार्ट कर सकता है। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड द जुवेनाइल फेज़। यानी ऐसी ग्रोथ की स्टेज जहाँ अपने को पता चल जाता है कि अब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, यानी इसको प्लांट्स में हम वेजिटेटिव फेज़ के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस फेज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये फेज़ अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का होता है। The end of juvenile या vegetative phase, which marks the beginning of reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower. यानी ये जो एज रहती है juvenile phase, vegetative phase, ये सबसे अच्छे से दिखती है हायर प्लांट्स में जब फूल आने लग जाते हैं। जैसे ही फूल आते हैं हम समझ जाते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन फेज आ गया है। अब फिर से एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। यानी जो गेंदा होता है, चावल होते हैं, गेहूँ होता है, नारियल होता है और जो मैंगो प्लांट होता है उसको फ्लावरिंग करने में कितना टाइम लगता है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। यानी कुछ प्लांट्स में क्या होता है फ्लावरिंग मोर देन वंस हो जाती है, यानी एक बार से ज़्यादा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज़ इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ऑफ ईयर आफ्टर ईयर। तो कुछ ट्रीज़ आप अपने एरिया में ऑब्जर्व करना कि क्या हर साल ये उसी टाइम पर फ्लावरिंग करते हैं। वाई डू यू थिंक द अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा इज सीजनल। क्यों ऐसा होता है कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे आम गर्मियों में ही आता है। अब ऐसा है कि बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि हमें आम साल भर मिल जाता है, पर जो असली होता है एकदम बिना केमिकल्स वाला वो हमें सिर्फ गर्मी में सीजनल मिलता है। तो क्यों ऐसा होता है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। क्या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो थ्रू आउट पूरे टाइम ही फ्लावरिंग करते हैं और कुछ जो सिर्फ सीजन्स पर करते हैं। Plants, the annual and biennial type show clear cut vegetative, reproductive and senescent phase। मतलब जो दो टाइप के प्लांट इसमें लिखे हैं एनुअल और बाइनियल टाइप के, उनका तो हमको क्लियर कट दिखाई देता है कि कब वेजिटेटिव फेज़ है, कब रिप्रोडक्टिव फेज़ है, कब डेथ होने वाली है। कुछ पेरेनियल स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीशीज़ फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। यानी कुछ ऐसे हैं जो 50 से 100 साल बाद ही फ्लावरिंग करते हैं और सिर्फ एक बार करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, और बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स करके मर जाते हैं। अनादर प्लांट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसको नील कुरंजी भी कहा जाता है, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करती है। एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट द प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में इसकी फ्लावरिंग देखी गई थी। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म large tracts of hilly area in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a number of tourists। तो स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है
और इसने लास्ट सितंबर अक्टूबर 2006 अभी थोड़े टाइम पहले भी इसने करी है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म, इससे क्या होता है 3 जगह पर होता है ये, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो पूरे जो इसके पहाड़ होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा ब्लू हो गया है। और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproduction behavior. यानी एनिमल्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, ये रिप्रोडक्टिव फेज़ आने के पहले ही कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी यानी एक्सटीरियर भी आप देखें तो, और फिजियोलॉजिकली यानी बॉडी के अंदर भी ये चेंजेस आने लग जाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले। और द रिप्रोडक्टिव फेज़ इज़ ऑल्सो वेराइबल ड्यूरेशन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज़ की जो टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होता है, वो भी अलग अलग होता है। एक क्वेश्चन है फिर से जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। मतलब क्या आप कुछ ऐसे चेंजेस बता सकते हैं जो इंसानों में आते हैं कि अब पता चल जाता है कि हाँ इसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ गई है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, तो सबसे पहले बर्ड्स को देखें अगर, डू दे लेग एग ऑल थ्रू द ईयर, मतलब क्या वो हम साल भर अंडे देती हैं, और इज़ इट सीजनल फिनोमिना या फिर सिर्फ किसी सीज़न में। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, यानी बाकी एनिमल्स का क्या, जैसे फ्रॉग हो गया, मेंढक, या लिजर्ड हो गई, छिपकली। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली, यानी कि जो नेचर में फ्री बर्ड्स रहती हैं, जो हमें उड़ती हुई दिखती है, जिनको किसी ने पाला नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही बार एग देती है, मतलब सीजनली देती है, थ्रू आउट द ईयर नहीं देते। लेकिन बर्ड्स इन कैप्टिविटी मतलब जो पोल्ट्री फार्म्स में रखते हैं ना, मुर्गी पालन करते हैं जो लोग, या बाकी बर्ड्स को भी रखते हैं अंडे के लिए, मीट के लिए, उनको थ्रू आउट द ईयर अंडे देने के इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो साल भर, क्योंकि वो उनने पाला इसलिए कि अंडे देंगे और वो बेच पाएंगे, तो अगर वो सिर्फ सीजनल देंगी तो कुछ कमाई नहीं हो पाएगी। तो इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो इस केस में हम इसे रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, बट इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, पर ये कमर्शियल यूज़ है जो ह्यूमन करते हैं, ठीक है। तो हम इसे रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे साल भर दे रही है, क्योंकि वो इंजेक्शन की वजह से दे रही हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट cyclic changes in the activities of ovary and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। यानी जो फीमेल्स होती हैं, प्लेजेंटल मैमल्स जो होते हैं, जिनके पास प्लेजेंटा होती है, ठीक है। प्लेजेंटा एक ट्यूब होती है जो मदर से चाइल्ड तक कनेक्टेड होती है। तो क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं हमारे, जो प्लेजेंटल मैमल्स हैं, इनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, ओवरीज में चेंज आता है, एक्सेसरी डक्ट्स में चेंज आता है, और हार्मोन्स में भी चेंज आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पर। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, जैसे काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इनमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, इसको बोला जाता है ईस्ट्रस साइकिल। और हमारे में चेंज आता है तो हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन, इनमें ये साइकिल होती है तो इसे मेंस्ट्रुअल बोला जाता है। बचे हुए नॉन प्राइमेट जो होते हैं, जैसे गाय हो गई या भेड़, चूहे, डियर, डॉग, टाइगर, इनमें आता है तो उसे ईस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase। यानी बहुत सारे mammals जो नेचर में रहते हैं, वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, वो सिर्फ फेवरेबल सीज़न में ये साइकिल कर पाते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। और बहुत सारे मतलब देखो, जैसे कि जो मैमल्स हैं जो नेचुरल कंडीशंस में है, वाइल्ड कंडीशंस में है, जंगल में रहते हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स हमने पढ़ लिया, जो किसी किसी सीज़न में ही करते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम रिप्रोडक्टिव होते हैं, और ऐसे को हम कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, यानी जो कंटिन्यूसली ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ यू लिव लॉन्ग इनफ इज़ समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, यानी हम जानते हैं कि हम सब बुढ़े हो जाएंगे एक दिन, अगर हम बहुत ज़्यादा जिए तो बुढ़े होना है। बट वॉट इज़ मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड, यानी ग्रोइंग ओल्ड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age। यानी कि हम देखें अगर रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड शुरुआत होता है ओल्ड एज की, तो हम कह देते हैं ऐसा। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी, कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अब ओल्ड एज आ गई है, जैसे कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, ये लाइफ स्पैन का आखिरी फेज़ होता है, क्योंकि ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, क्योंकि इसके बाद डेथ होती है।
In both plants and animal, hormones are responsible for the transition between the three phases. Three phases के transition होता है. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and associated behavioral expressions of organism. यानी जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पर हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और हमारे बिहेवियर, हमारा एक्सप्रेशन चलता है. इवेंट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, यानी एक बार मेच्योरिटी आ जाती है, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी. यानी जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ उनमें इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सिमिलैरिटी होती है. सब में सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है उनमें चीज़ें सेम होती हैं. हाँ, इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंडीड वेरी डिफरेंट, क्योंकि इवन दो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं जो इन्वॉल्व हैं पर इवेंट्स सेम होते हैं. ये चीज़ हमने पहले भी देखी है. द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं पर एक रेगुलर सीक्वेंस में होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, हमने देखा है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, तो पहले फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस. फॉर कन्वीनियंस दीज सिक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. कन्वीनियंस के लिए हमने इसे 3 स्टेजेस में बांटा है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. यानी जो गैमेट फ्यूज़ होने के पहले होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन, जो उस टाइम पर होगा वो फर्टिलाइजेशन, और जो बाद में होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स.